हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस 1 जिस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्रव्य का मापन। तो द्रव्य का मापन से संबंधित मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पूरा स्वाध्याय। तो इस स्वाध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। पूरे स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न दिए हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपने हैं व्यूअर तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि नाम लिखिए। धन आयन मतलब उदाहरण लिखना है, जैसे धन आयन के उदाहरण लवड़ी मूलक, संयुक्त मूलक। तो ये पहला प्रश्न है। और यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न दिया हुआ है, तो हम पहले दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए, क्या दिया गया है, नीचे दिए गए तत्व और उनके प्राप्त होने वाले मूलकों के प्रतीक लिखकर मूलकों का आवेश प्रदर्शित कीजिए, जैसे पारा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, तांबा, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं, पहले का बाद में करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर देखिए ये पूरा जो है पहले दूसरे प्रश्न का पूरा जो है चार्ट बना हुआ है। तत्व का नाम भी है, मूलक के संकेत भी है और कितना आवेश होगा वो भी दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे पारा Hg+2, पोटेशियम का संकेत K होता है और आवेश K+, नाइट्रोजन का N होता है और आवेश N-3, तांबे का कॉपर होता है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन का C होता है जिसपे 1 सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फर का S होता है जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्लोरीन Cl इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन का O जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा। जहाँ पे पहले प्रश्न में आपको उदाहरण लिखने से धन आयन का उदाहरण क्या होगा, सोडियम, जैसे कैल्शियम आयन, सिल्वर आयन, एल्युमिनियम आयन। यहाँ पर देखिए आपने जो आवेश लिखा है इसमें धन आयन जो जितने भी हैं वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी उत्तर दिख रहा है। इसके बाद इसी में पूछा है कि लवड़ी मूलक, लवड़ी मूलक को ही क्षारीय मूलक भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइए। तो ये क्षारीय मूलक मतलब लवड़ी मूलक जिसपे Mg+2, K+, Fe+2 और Cu+2 मतलब कापर पे भी 2+ चार्ज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त मूलक मतलब H3O+, NH4+, CO3-2 और SO4-2 मतलब जिसपे 2 ऋण चार्ज हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी में पूछा है परिवर्तनशील संयोजकता वाले धातु। तो कॉपर जो है परिवर्तित होके कॉपर प्लस में हो जाता है और कॉपर +2 में हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है पारा Hg जो परिवर्तन होके Hg+ और Hg+2 में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह फेरस है, फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाता है और Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है। फिर पांचवा इसी में पूछा है द्विसंयोजी अम्लीय मूलक क्या होता है, S-2 और O-2 ये द्विसंयोजी मूलक है। और त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक होते हैं एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होते हैं और क्रोमियम पे 3+ चार्ज होते हैं और फेरस पे 3+ चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप कर लेंगे। इसके बाद इसी में पहला दूसरा प्रश्न होने के बाद तीसरा प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए यौगिक के रासायनिक सूत्र तैयार करने के चरण लिखिए। ये थोड़ा लंबा है तो इसको देख लीजिएगा एक एक करके। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, फेरिक फास्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेकिन जिसपे स्टार बना हुआ है वो आपके स्वाध्याय के प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका जो है क्या प्रश्न पूछा है कि इसका रासायनिक सूत्र। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। और इसके बाद इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके चरण लिखने हैं। तो सोडियम सल्फेट के संकेत और संयोजकता, संकेत Na हो जाएगी और SO4 हो जाएगा, सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी और सल्फेट की संयोजकता 2 हो जाएगी। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र Na2SO4 प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट भी है, 4 टोटल दिए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोटेशियम सूत्र इस प्रकार से प्राप्त करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट की संकेत और उसकी संयोजकता, पहले संकेत पोटेशियम और NO3 नाइट्रेट, उसके बाद संयोजकता दोनों की 1-1 है तो तीर के द्वारा दर्शाए अनुसार तिर्यक का गुणा करेंगे। तो K इसके नीचे नाइट्रेट की संयोजकता से पोटेशियम की और पोटेशियम की संयोजकता से नाइट्रेट की क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे और KNO3 हमें प्राप्त होगा। इसी तरह फेरिक फास्फेट है FePO4 ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसका संकेत और संयोजकता Fe का भी 3 होता है, PO4 की भी संयोजकता 3 होती है और इसका तिर्यक का गुणा करेंगे
तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही FePO4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसका हम लिख लेंगे और ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर। तब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगला प्रश्न क्या दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को स्पष्ट कीजिए। क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को स्पष्ट करने में सोडियम तत्व एक संयोजी है। सोडियम तत्व एक क्या है, संयोजी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सोडियम तत्व एक संयोजी है या सोडियम तत्व की संयोजकता एक है, एक ही प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि किसी तत्व की संयोजकता संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण उस तत्व के परमाणु की वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक अनुरूप 2 8 1 है, अतः इसकी वाह्यतम कक्षा में यहाँ पे देखिए बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को देकर धनावेशित, मतलब कि सोडियम आयन, सोडियम पर 1+ चार्ज बनता है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 है। फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि M एक द्विसंयोजी धातु है सल्फेट और फास्फेट मूलकों के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी हम देख लेते हैं। देखिए कैसे दिया है, मूलकों के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए यौगिक के रासायनिक सूत्र के सोपान लिखना है। तो M तथा सल्फेट, M है और एक सल्फेट है। M क्या है, कौन सा तत्व है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन मान लीजिए M एक द्विसंयोजित धातु है और सल्फेट SO4 होता है। तो M की संयोजकता यहाँ पर कितनी दी है, 2 है और सल्फेट SO4 की संयोजकता 2 है। क्योंकि यहाँ 2 क्यों है कि M एक द्विसंयोजी धातु है, तो यहाँ पे द्विसंयोजी, इसलिए M की संयोजकता 2 लिख लेंगे। फिर तीर द्वारा दर्शाते हैं तो तिर्यक का गुणा करते हैं तो MS4 प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या दिया है कि फास्फेट के साथ भी प्रश्न में दिया कि सल्फेट और फास्फेट मूलकों के साथ। तो यहाँ पर इसका स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है, थोड़ा लंबा आंसर होगा, तो ये वीडियो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वैज्ञानिकों को परमाणु का द्रव्यमान अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान की संकल्पना आगे आई। परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभिक समय में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकार किया गया। नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 परमाणु के द्रव्यमान के 14 गुना होता है। इस अनुसार विविध तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित किए गए। सन 1961 में कार्बन परमाणु का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। इस पद्धति में कार्बन के 1 परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 स्वीकार किया गया। कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन के 1 परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 × 1/12 12 से कैंसिल हो गया, अर्थात 1 न्यू निश्चित हुआ। परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमानों का पट्टी पर 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा प्रश्न का उत्तर लंबा है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये पूरा इसका आंसर है। उसके बाद अगला दिया कि परमाणु के एकीकृत द्रव्यमान का क्या अर्थ होता है। ये भी यहीं पर ही है, ये रहा इसका आंसर, आपको दिख रहा है। परमाणु के एकीकृत 20वीं शताब्दी के परमाणु द्रव्यमान मापन करने के अधिक अचूक पद्धति विकसित हुई। इस कारण परमाणु द्रव्यमान के लिए सापेक्ष द्रव्यमान के स्थान पर एकीकृत द्रव्यमान यानी कि यूनिफाइड मास यूनिट इस इकाई को स्वीकार किया गया। इस इकाई को डाल्टन कहते हैं। इसके लिए संकेत न्यू का उपयोग किया जाता है। 1 न्यू बराबर 1.66053904 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये भी प्रश्न हमारा हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि पदार्थ के मोल का क्या अर्थ होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पदार्थ के मोल का अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए, मोल किसी पदार्थ की वह राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है। मोल SI इकाई है। ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान 32 न्यू और 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन होता है। पानी का अणु द्रव्यमान 18 न्यू है और 18 ग्राम पानी का अर्थ 1 मोल पानी होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 न्यू है और 12 ग्राम कार्बन का अर्थ 1 मोल होता है। इस तरह पदार्थ का मोल की संख्या n बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान। इस तरीके से ये प्रश्न हम हल कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा जो है प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर यौगिक के नाम लिखना है और अणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका Na2SO4 इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम सोडियम सल्फेट हो जाएगा और इसका जो है तत्व घटक लिख लेंगे, अणु द्रव्यमान, अणु में परमाणु की संख्या, अणु द्रव्यमान गुणे परमाणु की संख्या और घटकों का परमाणु द्रव्यमान। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सोडियम सल्फेट का अणु द्रव्यमान 142 न्यू आएगा। इसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट है। अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर एक एक करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा, इसमें तत्व घटक, इस तरीके से सब चीज़ों को लिखकर इसका जो है अणु द्रव्यमान 138 न्यू प्राप्त होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसका तत्व घटक लिख लेंगे। परमाणु द्रव्यमान दोनों का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है। अणु में परमाणु की संख्या कार्बन में 1 होगी और ऑक्सीजन में 2 होगी। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12 और 32 प्राप्त होगा। तो 12 और 32 को जब जोड़ेंगे तो 44 जो है इसका अणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। इसके बाद इसी में आगे क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसका यहाँ पर नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तत्व घटक NaO और H 3 तत्व घटक हैं। द्रव्यमान 23, 16 और 1 हो जाएगा और परमाणु की संख्या 1 1 हो जाएगी। तो इन सब का 1 1 से गुणा करेंगे तो क्रमशः 23, 16 और 1 प्राप्त होगा। तो 23, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका 40 न्यू जो है अणु द्रव्यमान प्राप्त होगा। AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट जिसको बोलते हैं, इसका भी तत्व घटक लिख लेंगे। एल्युमिनियम होगा, फास्फोरस होगा और ऑक्सीजन होगा। अणु द्रव्यमान एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16 होगा। इसमें सब में एक एक अणु में परमाणु की संख्या 1 1 है तो 1 से गुणा करेंगे। फिर इन तीनों को 27, 31 और 64 को जोड़ देंगे तो 122 न्यू जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्या दिया हुआ है, आखिरी दिया हुआ है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें तत्व घटक 4 हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन सभी तत्व घटक में परमाणु द्रव्यमान 23, 1, 12 और 16 क्रमशः है और इन सब में जो है सोडियम में एक सोडियम के अणु में परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन में 1 है, कार्बन में 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में O3 दिया है तो इसकी परमाणुओं की संख्या 3 हो जाएगी। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 23, 1, 12 और 48 ये प्राप्त हो जाएगा। इन 23, 1, 12 और 48 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घटक परमाणुओं का योगफल। तो सभी घटक परमाणुओं को जब जोड़ेंगे तो 84 न्यू इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है, दो विभिन्न मार्गों से कली के चूने में M और N 2 नमूने प्राप्त हुए, इनके बारे में जानकारी निम्न है। नमूना M में मान 7 ग्राम है, घटक ऑक्सीजन द्रव्यमान 2 है, कैल्शियम का द्रव्यमान 5 ग्राम है। नमूना नंबर N में मान 1.4 ग्राम है, घटक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है और घटक कैल्शियम का 1 ग्राम है। तो इस आधार पर हमें रासायनिक संयोग का कौन सा नियम शुद्ध होता है उसे बताना है और अनुपातों की संख्या बतानी है। तो ये देखिए इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने नोटबुक पर लिखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई राशियों में उन राशियों के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 7 है, तो 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पर देखिए, दिए गई राशियों में उन तत्वों के अणुओं की क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करो। 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 90 ग्राम पानी है और क्या है 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 7.1 ग्राम क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान बराबर 16, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 बराबर 32 हो गया। 1 मोल में ऑक्सीजन की संख्या 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गई तो 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 हो जाएगा। तो 32 ग्राम में कितना अणुओं की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल का दाम मान ही होता है 6.022 गुणे 10 घाते 23 होता है। तो 32 में की 6.02 ये आंसर हो जाएगा। 90 ग्राम पानी है तो इसका हमें मान ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखिए, 2 गुणे 1 अणु द्रव्यमान पहले ज्ञात करेंगे तो 18 आएगा। जल का अणु द्रव्यमान पानी, तो 1 मोल पानी बराबर 18 ग्राम पानी के, तो पानी में मोलों की संख्या और बटे पानी का अणु द्रव्यमान तो कितना दिया है, 90 ग्राम पानी है तो 90 बटे 18 प्राप्त हुआ, तो 18 करेंगे तो 5 मोल आएगा। तो 1 मोल पानी में अणुओं की संख्या 6.002 गुणे 10 घाते 23 होता है। तो इसका 5 से गुणा कर देंगे 6.022 गुणे 10 घाते 23 से, तो 5 छक्का 30, 30.11 गुणे 10 घाते 23
अब एक जो है ये दशमलव कोटि मान से यहाँ पर चलाएगा तो 3.01 गुणे 10 घाते 24 हो जाएगा। एक दशमलव इधर सरका है तो यहाँ पे 10 घाते 23 की जगह 10 घाते 24 हो जाएगा। इसी तरीके से 8.8 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप मान देख लेंगे। जब इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो 1.02044 गुणे 10 घाते 23 होगा। तो ये आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें और क्या दिया हुआ है, क्लोरीन का किसका दिया है, 7.1 ग्राम क्लोरीन का मान कितना आएगा, तो ये भी आप देख लीजिए। क्लोरीन का 2 गुणे 3 35.5 तो 71 हो जाएगा। तो 1 ग्राम क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन 71 ग्राम क्लोरीन के बराबर होगा। तो क्लोरीन का ग्राम है बटे क्लोरीन का अणु, तो 7.1 बटे 71 तो 0.1 आएगा। तो 0.1 मोल क्लोरीन का जब हम गुणा करेंगे किससे, 6.022 गुणे 10 घाते 23 से, तो इसका मान आएगा 0.6022 गुणे 10 घाते 23। मतलब कि जब हम एक दशमलव इधर सरकाएंगे तो 6.022 गुणे 10 घाते 23 की जगह 22 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो जो पूछा था उन सबको एक एक करके आपने देख लिया। इसके बाद दिया है अगला प्रश्न के नीचे दिए पदार्थों के 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए उनकी कितने ग्राम राशि लेना पड़ेगा। किसका किसका मान दिया है, सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का हमें कितना ग्राम लेना पड़ेगा वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड का 23 होता है अणु द्रव्यमान और क्लोरीन का होता है 35.5। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 आ जाएगा। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड बराबर 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ग्राम में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान होगा। तो सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या गुणे परमाणु द्रव्यमान तो कितना है 0.2। प्रश्न में कितना दिया है 0.2 मोल हमें प्राप्त करना है। तो 0.2 गुणे 58.5 बराबर 11.7 ग्राम प्राप्त होगा। इसी तरह 0.2 इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी प्राप्त करना है। तो मैग्नीशियम का अणु द्रव्यमान 24 होता है, ऑक्सीजन का 16, 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल की संख्या गुणे अणु द्रव्यमान। तो मोल की संख्या प्रश्न में कितना दिया है कि 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए उसको कितनी ग्राम राशि लेनी पड़ेगी। तो 0.2 प्राप्त करने के लिए 0.2 गुणे 40 बराबर 8.0 ग्राम हमें पदार्थ की राशि लेनी पड़ेगी। इसके बाद इसी में तीसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का अणु द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 गुणे 3 16 32 16 3 48, यहाँ पर 48 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बराबर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल की संख्या गुणे अणु द्रव्यमान। तो 0.2 गुणे 100 बराबर 20 ग्राम, ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा हमारा स्वाध्याय अभी जाकर कंप्लीट हो गया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।